हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले ट्यूटोरियल में हम ऑलरेडी पेनिनसुलर प्लेटों को कवर कर चुके हैं और इस ट्यूटोरियल में हमें वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स को स्टडी करना है। और हमेशा की तरह जैसा कि हम ज्योग्राफी के ट्यूटोरियल में करते चले आ रहे हैं, जो भी हमें रेडीमेड मैप्स इंटरनेट से मिल जाते हैं उन्हें तो हम यूज़ करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा हम एक ब्लैंक मैप में, वो भी पॉलिटिकल बाउंड्री के साथ, हम फिलअप भी करेंगे जो कुछ भी हम पढ़ेंगे, जिससे कि आप एग्ज़ाम में उस तरह के ब्लैंक मैप को आसानी से फिल कर सको। तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि ये जो इंडियन प्लेटो है ये किस प्रकार से दो भाग में डिवाइडेड है। यानी एक तो हो गया आपका सेंट्रल हाईलैंड, जिसमें हमने मालवा का प्लेटो, उसके बाद बुंदेलखंड का प्लेटो, फिर बघेलखंड का प्लेटो, फिर छोटा नागपुर का प्लेटो हमने देखा था, और डेक्कन प्लेटो को भी स्टडी किया था। लेकिन इसी डेक्कन प्लेटो का पार्ट हैं इधर, यानी किनारे, मतलब जो डेक्कन प्लेटो के एजेस पे, इधर जो है आपको ईस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ, इधर वेस्टर्न घाट की पहाड़ियों को पढ़ना है। और यही पहाड़ियाँ, यही जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट की जो माउंटेन रेंजेस हैं, ये इधर का जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये प्लेन का पोर्शन है, इसको अलग करते हैं प्लेटो से। मतलब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बाद प्लेन का एरिया शुरू हो जाता है, जिसे हम कोस्टल प्लेन कहते हैं। एक प्रकार से ये जो पहाड़ियाँ हैं ये बाउंड्री का काम करती हैं प्लेटो और प्लेन के बीच में। दे सेपरेट द प्लेटो एंड द कोस्टल प्लेन एरियाज। तो ये देखिए कैसे आपको मालवा और बुंदेलखंड और बघेलखंड और छोटा नागपुर के प्लेटोज हमने लोकेट किए थे और ब्लैंक मैप भी हमने भरा था। सो आइए देखते हैं कि चैप्टर में इसमें आगे क्या लिखा है। द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेटो। डेक्कन प्लेटो के किनारे पर, पूर्वी किनारे पर ईस्टर्न एज पर ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न एज पर वेस्टर्न घाट्स। और ये पहाड़ियाँ हैं, मीन्स इनकी ऊंचाई कम से कम 600 मीटर से ज़्यादा होगी। वेस्टर्न घाट्स लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल है। इसके लिए हम जो बुक में मैप दिया गया वही ले लेते हैं। देखिए ये देखिए, देखिए ये देखिए ना, ये किस प्रकार से वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियाँ हैं, कंटिन्यूस रेंजेस, और ये आपका कोस्टल प्लेन का इलाका है। अब देखिए कोस्टल प्लेन और ये वेस्टर्न घाट्स साथ साथ चल रहे हैं, मतलब प्लेन की पट्टी और साथ साथ वेस्टर्न घाट की पट्टी पैरेलल है। दे आर कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेज ओनली। तो देखिए आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में। तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं मतलब उनकी पहाड़ियाँ कंटिन्यूस हैं, बीच में ब्रेक नहीं मिलता ज़्यादा, जिससे हम कह सकें कि बहुत ज़्यादा गैप हमें मिल रहा हो। लोकेट द थाल घाट, भोर घाट एंड पाल घाट्स इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। तो वैसे रफली में जो आप मैप दिया है बुक में, मैं उसमें दिखा देता हूँ, बाद में हम इसको लोकेट करेंगे। इसको मिटा देते हैं। देखिए ये है मुंबई का इलाका, ठीक है। इसके ऊपर आपको दिखाना है थाल घाट, इसके नीचे आपको दिखाना है भोर घाट। दरअसल मुंबई टू नासिक एंड मुंबई टू पुणे रोड्स, रेल रूट्स ऐसे सब बने हुए हैं। पहाड़ों के बीच में जो गैप हमें मिल जाता है वही है पासेज यहाँ पे। क्योंकि ये थोड़ा सीढ़ी नुमा है इसलिए इनको घाट कहा जाता है। और यहाँ पर आपको मिलेगा पाल घाट, जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, जो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, उनको बीच में। द वेस्टर्न घाट्स आर हाइयर देन द ईस्टर्न घाट्स। तो एक अंदर आप ये भी नोट करिए, जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो ईस्टर्न घाट्स की अपेक्षा हाइयर है, मतलब चोटियाँ वहाँ की, पहाड़ों की जो हाइट है वो ज़्यादा है। तो क्या अंतर है? एक एवरेज एलिवेशन 900 से 1600 मीटर के बीच में देखने को मिलता है वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियों का, और 600 मीटर एक एवरेज एलिवेशन हाइट हमें देखने को मिलती है ईस्टर्न घाट की पहाड़ियों की। मतलब जो ईस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ हैं उनकी एवरेज हाइट लगभग 600 मीटर है, और जो वेस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ हैं उनकी हाइट 900 से लेके 1600 तक हमें मिलती है। और यही वजह है कि जो डेक्कन प्लेटो की जो हाईएस्ट पीक्स हैं वो वेस्टर्न घाट में है, जो अभी हम बाद में देखेंगे और फिलअप भी करेंगे। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरीज। तो जो ईस्टर्न घाट है वो महानदी की घाटी से लेके नीलगिरी की पहाड़ियों तक साउथ में फैला हुआ है। इसको हम मैप में देख लेते हैं। देखिए ये महानदी बेसिन है, हालांकि पठार तो ऊपर तक चला गया है, लेकिन चूंकि चैप्टर में लिखा गया तो हम यही को लेके चलते हैं कि महानदी से लेके लगभग ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ तक, यहाँ तक देखिए शो किया गया है। जो ईस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ हैं, जो वेस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ हैं, ये नीलगिरी पर आके मिलती हैं, और उसके बाद फिर एक प्रकार से यहाँ पे नोट बनती है, मतलब ये आके ऐसे और ये आके मिल रही हैं, और आगे फिर एक टाई की तरह से, टाई की नोट करके जो टाई चली जाती है उस टाइप से ये पहाड़ियाँ आगे की तरफ बढ़ी हुई हैं। सो ईस्टर्न घाट रेंजेज एंड वेस्टर्न घाट रेंजेज मीट एट नीलगिरीज। और जो वेस्टर्न घाट है वो लगभग तापी नदी से शुरू होकर
और इस प्रकार से कन्याकुमारी तक चली जाती हैं, केप कमोरिन तक, और 1600 किलोमीटर की लंबाई तक ऐसे फैली हुई हैं। और ये कंटिन्यूस रेंजेज है, इसके बीच में आपको गैप जल्दी देखने को नहीं मिल रहा। और यहाँ पे देखिए काफ़ी गैप आपको देखने को मिल रहे हैं, और ये कोस्टल रीजन से दूर भी है, और ये कोस्टल रीजन से लगी हुई है, पैरेलल एकदम दौड़ रही हैं, जो हमने यहाँ पे बताया था आपको पहले। तो क्लियर हो गया, महानदी से लेके नीलगिरी तक है ना, नीलगिरी की पहाड़ियाँ यहाँ पे हैं, और तापी से लेके नीचे कन्याकुमारी, ये जो कार्डमम हिल्स देख रहे हैं ना आप, ये चली गई हैं। द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर। जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो लगातार उनकी रेंजेस देखने को नहीं मिलती हैं, बीच में गैप देखने को मिलते हैं, और इरेगुलर है, मतलब जिस प्रकार से जो वेस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ हैं कंटिन्यूअस चली गई हैं, उस प्रकार से ईस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ कंटिन्यूअस भी नहीं है, इरेगुलर है, मतलब कहीं पे मिलती हैं कहीं पे नहीं मिलती हैं। पहाड़ियाँ इस तरफ भी फैली हुई हैं, पहाड़ियाँ इस तरफ भी फैली हुई हैं, अनियमित तरीके से बढ़ी हुई हैं, एंड डिसेक्टेड बाय द रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। और जो नदियाँ हैं वो वेस्टर्न घाट से निकल कर और बहती किस तरफ हैं, ईस्टर्न स्लोप की तरफ। तो ये जो ईस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ हैं, इनको ना काटती हुई निकल जाती हैं और बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, डेल्टा बनाती हैं। जैसे आप देखिए कावेरी नदी है ना, कृष्णा नदी है, गोदावरी है, महानदी है, इन्होंने काफ़ी काट छाँट की है, इनका लैटरल और वर्टिकल इरोजन दोनों हुआ है। ओल्ड गोंडवाना लैंड मास के टुकड़े हैं ना, ये डेक्कन का प्लेटो, ये पूरा का पूरा पेनिनसुलर प्लेटो, इंडियन प्लेटो पूरा का पूरा गोंडवाना लैंड का जो ओल्ड लैंड मास है उसका हिस्सा है, इसलिए यहाँ की चट्टानें कठोर हैं, और काफ़ी समय से पुरानी होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इनका इरोजन भी हुआ है, और इसी इरोजन की वजह से यहाँ पे एक प्लेन डेवलप हो गया है वेस्टर्न कोस्ट, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। द वेस्टर्न घाट्स कॉज ओरोग्राफिक रेन बाय फेसिंग द रेन बियरिंग मॉइस्ट विंड्स। तो देखिए रेन बियरिंग का मतलब ये हो गया कि ऐसी विंड्स जिनमें नमी हो, और बियरिंग का मतलब उन्होंने आप इसमें मॉइस्चर यानी रेन धारण किया हुआ है। तो समुद्र के ऊपर से बहती हुई जो हवाएं आती हैं वो ओरोग्राफिक रेन करती हैं वेस्टर्न घाट में, ये भी हम बताएंगे इसको। टू राइज अलॉन्ग द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द घाट्स, तो इधर समुद्र के ऊपर से जो पौने उड़ती हुई पहुंचती हैं, मानसून देखिए पहले केरल में पहुंचता है ना 1 जून को, तो यहाँ की पहाड़ियाँ ऊंची हैं, ये हवाएं टकराती हैं, मतलब जैसे ये मान लीजिए ये आपकी पर्वत श्रृंखला है, तो हवाएं टकराती हैं, ऊपर तेज़ी से उठती हैं, और उठने के बाद वो, क्योंकि हाइट इनकी पर्याप्त मिलती है पहाड़ों की यहाँ पर, क्योंकि ये जो माउंटेन रेंजेस हैं इनकी हाइट यहाँ से जब हम नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं तो कम होती चली जाती हैं, और नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो ज़्यादा होती चली जाती हैं, इसलिए साउथ में जो पहाड़ियाँ हैं उनकी पीक्स हाई हैं, तो ऊपर उठने के बाद फिर ये पानी बरसा देती हैं, इसी को ओरोग्राफिक रेन कहा जाता है, और इसके इधर वाला शैडो रीजन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं बरस पाता। तो इस तरफ का जो है वो ओरोग्राफिक रेन की वजह से अच्छा खासा पानी बरसता है, और इस तरफ एक रेन शैडो रीजन बन जाता है। और ये वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी का हब भी है, अ वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना आर अवेलेबल हेयर, वर्ल्ड हेरिटेज भी साइट्स यहाँ पर हैं इधर वेस्टर्न घाट पर। फेसिंग द रेन विंड्स टू राइज अलॉन्ग द वेस्टर्न, तो मैंने बता दिया आपको, द वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स। तो वेस्टर्न घाट्स के डिफरेंट लोकल नेम्स हमें देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, कार्डमम रेंजेस हैं, इनको सह्याद्री पर्वत श्रेणी भी कहा जाता है, इस तरह के नेम्स हैं। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, वो मैंने आपको बता दिया कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जो वेस्टर्न घाट्स की रेंजेस बढ़ती हैं तो इनकी हाइट साउथ में हमें ज़्यादा मिलती है और नॉर्थ में कम। यहीं पे अनाईमुदी वगैरह भी हम पिकअप करेंगे। द हाइएस्ट पीक्स इंक्लूड द अनाईमुदी, तो देखिए अनाईमुदी साउथ इंडिया में और जो वेस्टर्न घाट में भी है वो सबसे ऊंची चोटी है। इसकी आपको हाइट याद रखनी है 2695 मीटर, 2695 मीटर, और जो दूसरे नंबर पे है वो है दोदाबेट्टा, तो 2637 मीटर, 2637 मीटर। ये अन्नामलाई की पहाड़ियों पर है और ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर है, इन्हें हम लोकेट करेंगे अभी ब्लैंक मैप में भी और वैसे भी। महेंद्रगिरी पर्वत को भी हम देखेंगे, जिसकी हाइट 1501 मीटर्स है, ये हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की। हालांकि यहाँ पे महेंद्रगिरी को हाईएस्ट पीक ईस्टर्न घाट की बताया हुआ है, लेकिन हाईएस्ट पीक ईस्टर्न घाट की बताई जाती है वो है जिनदागधा, NDHAGADA, 1690 मीटर, विशाखापट्टनम जिले में है। और ईस्टर्न घाट में सेवरॉय हिल्स हैं, जावडी हिल्स हैं, लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। तो लोकेट द फेमस हिल स्टेशंस ऑफ उडगमंडलम, जिसे ऊटी कहा जाता है, ऊटी, कोडाईकनाल। मैं एक मैप ले ही लेता हूँ,
देखिए ये मैप है, मैप्स ऑफ इंडिया साइट से मैंने इसे उठाया है। सो क्रेडिट गोज टू देम। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। देखिए ये है अनाईमुदी ना, 2695 मीटर। ये है दोदा बेटा 2637 मीटर। हालांकि यहाँ पे और पहाड़ियाँ नहीं दिखाई दे रही हैं, हालांकि महेंद्रगिरी यहाँ पर शो हो रही है। मैं एक मैप में आपको खाली मैप मैंने लोकेट करके बताता हूँ। देखिए इस मैप में मैं आपको लोकेट करके बताता हूँ, बाद में हम ब्लैंक मैप में भी फिलअप करेंगे। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। इसको मैंने छोटा इसलिए रखा हुआ है जिससे कि आपको थोड़ा सा आसपास के इलाके से अंदाज़ा हो जाए कि हम कहाँ पे लोकेट करने चल रहे हैं। सो लेट मी मेक इट लार्जर। देखिए ये है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, यहीं पे दोदा बेटा है, यहीं पे ऊटी भी है। इसके बाद यहाँ पर गैप है, इसे आप पाल घाट कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, फिर कार्डमम हिल्स हैं, बीच में और भी पहाड़ियाँ हैं, फलानी की पहाड़ियाँ वगैरह। इसी अन्नामलाई की पहाड़ियों पर अनाईमुदी है। जब हम ब्लैंक मैप में शो करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ कहाँ पर ये जो एरियाज़ हैं। यहाँ पर है थाल घाट, यहाँ पर है भोर घाट, ये हो गया आपका पाल घाट, ये घाट अंदर की तरफ है। और ये रही आपकी शेवराय हिल्स, ये रही जावड़ी हिल्स, ये पालाकोंडा हिल्स हैं, ये नल्लामल्ला हिल्स हैं। और ये देखिए ये है ये महेंद्रगिरी की पीक्स यहीं पर है उड़ीसा में। और ये देखिए तमाम नदियाँ बहकर आकर वेस्ट से ईस्ट की तरफ, मतलब नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो ईस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ हैं, जैसे ये है ना, ये देखिए ऐसे, फिर यहाँ पे गैप मिल गया आपको, फिर ये है, इस टाइप से। और एक कंटिन्यूअस रेंज चलती चली आ रही है। यहाँ पे घाट है, यहाँ पे घाट नहीं है। यहाँ पे जो नदियाँ हैं, नर्मदा नदी है, तापी नदी है, ये यहाँ पर गिरती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। यहाँ की नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। ये कंटिन्यूअस रेंजेस हैं, ये इर्रेगुलर और डिसकंटिन्यूअस हैं। यहाँ रेंजेस में पीक्स हाई हैं, आपने देखा था ना 900 मीटर से लेके 1600 मीटर तक। और यहाँ की जो एवरेज एलिवेशन है वो 600 मीटर है। देखिए जो बुक में चैप्टर में दिया मैं उसी को ले रहा हूँ, जबकि ये फिगर्स मैच नहीं करती हर जगह। बट दे हैव गिवन NCERT बुक्स पब्लिश्ड दिस फिगर्स, सो आई एम यूजिंग इट। और आपको पिछला ट्यूटोरियल याद हो तो देखिए किस प्रकार से ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये चली जा रही हैं विंध्याचल रेंजेस। और इधर देखिए ये इस प्रकार से नर्मदा नदी बह रही है। और ये हैं मैकाल की रेंजेस, यहीं पे अमरकंटक है। देखिए किस प्रकार से यहाँ से नदी निकल रही है, नर्मदा नदी, किस प्रकार से सोन नदी जा रही है, किस प्रकार से सतपुड़ा की रेंजेज है आप देख रहे हैं। और इधर से बह रही है तापी नदी। और ये पूरी की पूरी जो रेंज है ना, इसे सह्याद्री माउंटेन रेंजेस भी कहा जाता है। ये रेंजेस आगे चल के ऐसे मुड़ गई है। और देखिए किस प्रकार से यहाँ पर ये कावेरी नदी का यहाँ पे डेल्टा है, यहाँ पे कृष्णा नदी का, यहाँ पे गोदावरी नदी का, और ये रहा आपका महानदी का डेल्टा। ये सारी नदियाँ वेस्ट से निकलकर इधर वेस्टर्न घाट से निकलकर ईस्टर्न घाट को काटती हुई जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। इसके अलावा कुछ चोटियों के नाम भी हमें याद होने चाहिए। इस प्रकार से वेस्टर्न घाट की जो चोटियाँ हैं, नाईमुदी है, दोदा बेटा है, और इधर की महेंद्रगिरी, जो आपको बताया कि महेंद्रगिरी इधर भी है और इधर भी लास्ट में भी महेंद्रगिरी है। और ये देखिए किस प्रकार से ये जो डिसकंटिन्यूअस रेंजेज आके यहाँ पर इधर नीलगिरी की पहाड़ियों पर आकर मिलती हैं। उसके बाद अकेले नीलगिरी की पहाड़ियों से एक रिज सी ऐसे चली गई है अन्नामलाई हिल्स और कार्डमम हिल्स के रूप में। और ये जो वेस्टर्न घाट भी है ना, ये वेस्टर्न कोस्ट के, मतलब ये जो वेस्टर्न कोस्ट हरा हरा आपको दिखाई दे रहा है उसके पैरेलल है। ये उस तरह से पैरेलल नहीं है। समझ लीजिए ये जो कृष्णा और गोदावरी का जो क्षेत्र है, यहाँ बिल्कुल ना के बराबर है। देखिए इधर पूरा क्लीन नज़र आ रहा है आपको। और पिछले ट्यूटोरियल मैंने आपको बताया था किस वजह से यहाँ पर ये जो स्लोप है वो ईस्ट की तरफ है। थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देके मैं छोड़ देता हूँ आपको। ये जो अरब सागर आप देख रहे हैं ना, इस अरब सागर में इस पेनिनसुलर प्लेटो का हिस्सा धंसा हुआ है। जहाँ पे आपको अरब सागर नज़र आ रहा है वहाँ पर इसी पेनिनसुलर प्लेटो की चट्टानें हैं, नीचे टूट के अलग हो गई। ये देख रहे हैं यहाँ पर कितना तगड़ा यहाँ पर आपको फॉल्ट नज़र आ रहा है। और जब टूट के हिस्सा नीचे धंस गया तो इंडियन ओशन का पानी ऊपर आ गया, जिसे हम अरब सागर कहते हैं। तो उस वजह से यहाँ पर पूरा का पूरा एक प्रकार से, जब भाई देखिए कोई हिस्सा टूटा तो टूट के हिस्सा अलग हुआ, तो ये पूरा का पूरा पहाड़ी हिस्सा थोड़ा सा खड़ा नज़र आना शुरू हो गया और इरोजन होने की वजह से पीक में डेवलप हो गया। तो इस वाले ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में अंतर है। एक प्रकार से ब्लॉक माउंटेन्स है और इन्हें हम फोल्डेड माउंटेन्स कह सकते हैं। जो तटीय मैदान है ना यहाँ पे, जो आपका वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट इधर है, वेस्टर्न कोस्ट इधर है ना, ये भी डिफरेंट तरीके से बना है।
खैर चलिए हम आगे चलते हैं। ऊटी और कोडाई कनाल रह गया। देखिए ये जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं ना, यहीं पर ऊटी है, ऊटी हिल्स भी हैं। जहाँ पे दोदा बेटा है ना, वहीं पे कोडाई कनाल भी है केरला में। ये दोनों हिल स्टेशंस हैं फेमस। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो इज द ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज डेक्कन ट्रैप। हाँ, डेक्कन ट्रैप के बारे में थोड़ी जानकारी इसमें दी गई है, तो उसे हम डिस्कस करेंगे कि पेनिनसुलर प्लेटो का एक बहुत ही खास फीचर है, वो है डेक्कन ट्रैप का। ब्लैक सॉइल रीजन है क्योंकि ये लावा से बना हुआ रीजन है। दिस इज ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन। और ये जो डेक्कन ट्रैप का रीजन है, ये वॉल्केनिक ओरिजिन मतलब ज्वालामुखी से निकले लावा के फैलने की वजह से ये रीजन बना है। इसलिए यहाँ की जो रॉक्स हैं वो इग्नियस हैं। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव डेनुडेटेड ओवर टाइम। और ये जो रॉक्स हैं, चट्टानें हैं, धीरे धीरे समय के साथ साथ इनका विखंडन हुआ, टूट टूट के गिरी, वेदरिंग हुई, और इस वजह से यहाँ पर ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। तो डेक्कन ट्रैप क्या होता है अभी हम देखते हैं। और डेक्कन ट्रैप लावा की वजह से बना है, वॉल्केनिक ओरिजिन है, इग्नियस रॉक से बना हुआ है, और यहाँ पे ब्लैक सॉइल आपको मिलती है जो कॉटन के लिए बहुत अच्छी होती है। अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो। ये हम पिछले ट्यूटोरियल में भी आपको बता चुके हैं कि पेनिनसुलर प्लेटो के वेस्टर्न पार्ट में अरावली हिल्स हैं। आप उसे वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन भी कह सकते हैं। दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स एंड आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स। कभी ये बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं थी, जैसे हिमालय पर्वत है, लेकिन धीरे 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 इरोड होते 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 ये राउंड शेप में आ गई हैं। इस तरह से कॉनिकल पीक्स नहीं मिलती हैं अरावली में। और मैं थोड़ा सा मैप ले ही लेता हूँ। देखिए ये अरावली रेंजेस आपको शो की गई हैं। इधर थोड़ी चौड़ी हैं ये रेंजेस, है ना, फिर जाते 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 पतली होती चली गई हैं, फिर जाके दो भाग में बढ़ती हैं। गुरु शिखर माउंट आबू पे जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। तो खैर छोड़िए इसको। और ये आगे दिल्ली तक चली गई है, मतलब जो विजिबल है, दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह है, रायसीना हिल पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। अब चूंकि डिनोटेशन की वजह से वो थोड़ा सा फ्लैट एरिया हो गया है, तो वहाँ पर इस तरह से दिल्ली बसा हुआ है। तो पेनिनसुलर प्लेटो के नॉर्थ और वेस्ट इस मार्जिन पे अरावली रेंजेस है। इधर पे राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, इधर ईस्टर्न घाट, इधर वेस्टर्न घाट, इधर कार्डमम हिल्स ऐसे पूरा घिरा हुआ है। और नॉर्थ साइड में इधर मैदान इलाके से घिरा हुआ है। मैदान जब मैंने बताया था आपको कि लगभग 150 मीटर सी लेवल से ऊंचे इलाके को मैदान कहा जाता है, प्लेन एरिया। और उससे ऊपर 300 से लेके 600 तक वो ऊपर उठा हुआ भाग आपका इधर पठारी भाग है। और इसमें भी ये पोर्शन है आपका विंध्याचल रेंजेस को लेके, छोटा नागपुर प्लेटो को लेके, और ये पूरा का पूरा सेंट्रल हाईलैंड का है, जहाँ पे मालवा प्लेटो का ज़्यादा हिस्सा है। एनीवे देखते हैं आगे क्या लिखा है। तो ये हो गया हाईली इरोडेड हिल्स एंड आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली, जो मैंने आपको बता दिया, गुजरात से दिल्ली, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। देखिए ये साउथ हो गया तो नॉर्थ उधर होगा। और अगर ये मैं एक पॉइंट बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट ये है कि ये पॉइंट ये है, ठीक। तो ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, तो साउथ वेस्ट का मतलब ऐसे, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट का मतलब ऐसे। इस प्रकार से ये जो अरावली रेंजेस है ऐसे गई हुई है, समझे आप। अब गुजरात से शुरू होके, मतलब गुजरात के नदर्न पार्ट से शुरू होके दिल्ली तक चली गई, विजिबल है, बाकी अंदर अंदर तक ही काफ़ी आगे तक गई हुई है। अब डेक्कन ट्रैप को हम देख लेते हैं। जैसे डेक्कन ट्रैप के लिए मैंने पिछली बार जो आपको मैप दिखाया था, मैं उसका सहारा लेता हूँ। पहले हम ट्रैप को समझ लेते हैं क्या होती है। दरअसल ट्रैप का मतलब स्टेयर्स टाइप। तो जो डेक्कन ट्रैप का इलाका है वो लगभग कहा जाता है कि 3 बार लावा वहाँ पर बिछा, 3 बार लावा उद्गार हुए, वॉल्केनिक इरप्शंस, जिसकी वजह से एक परत, फिर दूसरी परत, फिर तीसरी परत। तो ऐसा लगता है जैसे एक स्टेयर टाइप का, मतलब सीढ़ी बन रही हो, इसी को ट्रैप कहा जाता है। अब चूंकि दक्षिण में है इसलिए इसे डेक्कन ट्रैप कहा जाता है। तो वास्तव में जो पेनिनसुलर प्लेटो का जो डेक्कन पार्ट है, उसका जो मतलब डेक्कन ट्रैप डेक्कन प्लेटो का हिस्सा है, डेक्कन प्लेटो का हिस्सा है डेक्कन ट्रैप, जो महाराष्ट्र रीजन में है। और ये कैसे बना मैं आपको बताता हूँ। ये जो मैप आप देख रहे हैं, तो प्रेजेंट में जो भी लावा को फैलाव देखने को मिलता है वो यहाँ पे दिखाया गया किस प्रकार से। इधर गुजरात के इस पार्ट में भी है, मालवा का जो प्लेटो है वहाँ पे भी फैलाव हमें लावा का देखने को मिलता है, लेकिन मोस्टली ये जो है ये महाराष्ट्र का रीजन है, और सबसे ज़्यादा थिकनेस इसकी मुंबई के आसपास है। ब्लैक सॉइल रीजन है, क्योंकि जो जो जब ज्वालामुखी फटता है तो जो लावा निकल के आता है वो ऐसे ऐसे बह कर धीरे 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 ठंडा हो जाता है। तो धीरे धीरे ये भी मतलब इसकी काफ़ी मोटी परत बन जाती है, तो काफ़ी घिस घिस के जो महीन महीन कण है, तो वो इग्नियस रॉक्स का बना हुआ है।
तो वो धीरे धीरे महीन मिट्टी, काली मिट्टी बन गई है। और काली मिट्टी कॉटन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये तो हो गया डक्कन ट्रैप, लेकिन कैसे बना? देखिए ये मैप मैंने आपको पिछली बार भी दिखाया था, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। जितने भी महाद्वीप आपको देखने को मिलते हैं, एक समय सब आपस में इस तरह से गुथे हुए थे और इन्हें पेंजिया कहा जाता था। और देखिए इक्वेटर है और एक ही सागर था, इसे पैंथासाला सागर कहा जाता था। लगभग 200 मिलियन ईयर्स एगो इनमें ब्रेकअप स्टार्ट होता है। तो नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड और ऊपर वाला हिस्सा लॉरेशिया कहलाता है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया वगैरह का निर्माण होता है। मतलब जो महाद्वीप है हमें देखने को मिलते हैं। और इधर देखिए दक्षिण अमेरिका है, इधर अफ्रीका है, इधर आर्कटिक है, इधर देखिए इंडियन प्लेट निकल रही है, जिसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कहा जाता है। और जब ये अलग होते हैं तो बीच में यही जो पैंथासाला सागर है, ये पानी वहाँ पे भरता है, तो नए नए हमें ओशंस एंड सीज के नेम देखने को मिलते हैं। उसके बाद 145 मिलियन ईयर्स एगो में ये स्थिति है। अब देखिए ये ऐसे एक प्रकार से जो प्लेट है मूव कर रही है। अभी इक्वेटर के इधर है, आज इंडिया इक्वेटर के ऊपर है, ट्रॉपिकल रीजन में, मतलब ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन दोनों में है। लेकिन एक समय वो इक्वेटर से नीचे था, पोलर एरियाज की तरफ था, उसको धीरे धीरे ऐसे मूव कर रहा है। तो जब ये अफ्रीका से अलग होकर मूव करता है तो इस प्रकार से आगे बढ़ता है और आगे चल के फिर जाके ये देखिए किस प्रकार से ये टकराता है। उसके बाद यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद हिमालय पर्वत का फॉर्मेशन होता है। और अभी भी ये प्लेट, दरअसल जब ये प्लेट मूव कर रही थी तो पहले इसकी रफ्तार काफ़ी तेज़ थी, लगभग 12 सेंटीमीटर पर ईयर। और अब अभी भी इसकी रफ्तार है जो लगभग 4.5 सेंटीमीटर पर ईयर है। इट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस दैट इज़ गोइंग ऑन ड्यू टू टेक्टोनिक फोर्सेस। तो जब इंडिया मूव कर रहा था इस तरफ तो हुआ क्या, देखिए एक ये मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग मैप है। इधर जगह जगह देखिए आप ट्रैप बने हुए हैं, लेकिन डक्कन ट्रैप अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मूव करते वक्त देखिए ये है इक्वेटर लाइन जो आप देख रहे हैं चली जा रही है, ठीक है। तो जब इंडिया मूव कर रहा था ऊपर की तरफ तो यहीं पे रीयूनियन आइलैंड है, यहाँ पर एक वॉल्केनिक हॉट स्पॉट था। मतलब हॉट स्पॉट वो होता है जो आप जानते हैं किस प्रकार से, मैं बताता हूँ आपको कि आप जानते हैं कि जो पृथ्वी की जो ऊपर की जो क्रस्ट है ना, हिमालय तय क्रस्ट है, तो उसके नीचे एक और लेयर है जहाँ पे मोल्टन स्टेट में मैग्मा है। मोल्टन स्टेट में इसे एस्थोनोस्फेयर कहा जाता है। तो इसी एस्थोनोस्फेयर के ऊपर ही हमारी जो क्रस्ट है ना वो तैरती रहती है। जैसे मान लीजिए आपने पानी लिया और पानी में कुछ कागज़ के टुकड़े फाड़ कर आपने डाल दिए और पानी को हिला दिया, तो पानी के हिलने के साथ साथ वो कागज़ के टुकड़े भी हिलते हैं। और अगर आपने पानी को गर्म करना शुरू किया तो थोड़ा सा अपने आप भी मूव करना शुरू करेंगे। उसी प्रकार से ये जो मोल्टन मटेरियल है ना, ये कहीं पे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर एक हॉट स्पॉट बनता है और फिर एक प्रकार से ये क्रस्ट को तोड़कर बाहर की तरफ निकलता है और फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है। मतलब बीच में जो समुद्र का तल है ना, ये समुद्र के अंदर होता है, तो ये फैलना शुरू हो जाता है और ये अपनी जगह ही रहता है। मतलब ये इट इज़ अ परमानेंट एक प्रकार से हॉट स्पॉट। तो ये एक प्रकार से हॉट स्पॉट था और इसके ऊपर से जो भी प्लेट का हिस्सा गुजरा वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस हुए और इस प्रकार से देखिए देखिए रास्ता भी इस तरह से बना हुआ है, इसे रिज हम कहेंगे। ये सब रिज हैं, समुद्र के अंदर है जो आपको दिखाई नहीं देती हैं। इसके अलावा हमने देखा था यहाँ पे जो विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो यहाँ पे फॉल्ट हैं, तो वहाँ से भी लावा का निकलना, मतलब इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो कि बुक में नहीं दिया गया, लेकिन मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ किस प्रकार से ये फॉर्म हुआ है। और तब बहुत बड़ा इलाका था, लेकिन अब जो दिखाई देता है वो इतना है। गुजरात में भी फैला हुआ है, मालवा तक फैला हुआ है, लेकिन मोस्टली ये अभी सीमित है महाराष्ट्र में, जहाँ पे इसकी थिकनेस ज़्यादा है। मुंबई के आसपास सबसे ज़्यादा है। मैं इसको गूगल मैप में भी आपको दिखाता हूँ। देखिए ये इंडिया का मैप है और ये इधर से मूव करता हुआ इस तरह से जाके यहाँ पे यूरेशियन प्लेट से टकराता है। तो मैं थोड़ा सा नीचे लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। और देखिए ये मेडागास्कर है और यही है आपका जो रीयूनियन आइलैंड अभी भी है। और देखिए यहाँ से मूव करते हुए निशान बने हुए हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसको, देखिए ये रीयूनियन आइलैंड जो, और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे किस तरह से ट्रेस बना हुआ है। देखिए ये ऐसे ट्रेस बना हुआ है ना, ऐसे मूवमेंट का इस प्रकार से जब प्लेट मूव की होगी। बाद में सेशल्स भी अलग होता है और ये रहा इंडिया का मूव करते 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 करते, है ना, देखिए निशान बने हुए हैं। इसके बाद जाके यहाँ पे
डेक्कन ट्रैप आज की स्थिति में है। तो क्लियर हो गया आपको। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारा जो पेनिनसुलर प्लेटो है, इसका काफ़ी हिस्सा टूट के इधर धंसा हुआ है। और ये जो आप रिज देख रहे हैं ना, मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसको, ये यहीं पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, मतलब कि नीचे से बराबर लावा निकल रहा है और वो इधर और इधर फैल रहा है। मैं इधर एनोटेशन कर नहीं सकता ठीक से, है ना, गूगल मैप पे। तो इधर और इधर फैल रहा है, जिसकी वजह से जो ये जो समुद्र का का पूरा पोर्शन है, ये तल बढ़ रहा है, मतलब ये जो रीजन है ये बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से ये आपको ऊपर से दिखाई नहीं देंगी, लेकिन समुद्र के अंदर ये रीजेस हैं। मैं आपको नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक के बीच में बहुत ही फेमस रीज है, इसका उदाहरण दिया जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, पहले तो आप देख लीजिए किस प्रकार से ये एक प्रकार से एस शेप में है। मैं रफली दिखाता हूँ आपको। देखिए, ए ऐसे करके ऐसे आएगी। ये रिज अभी भी बराबर फॉर्म हो रही है। देखिए, ये कितनी बड़ी रिज, यू सी, एक लाइन आपको दिखाई दे रही है ना। तो लावा का उद्गार होता है तो इधर भी फैलता है, इधर भी फैलता है। जब फोड़ कर बीच में से दरार बना के तो ऐसे निकल कर लावा, तो होता क्या है कि इस तरफ वाला जो प्लेट का हिस्सा है वो इधर थोड़ा मूव करता है, इधर वाला इधर मूव करता है। जो प्लेट के बीच में दरार होती है क्रस्ट का, और बीच में लावा निकल कर बहकर भरता चला जाता है, जो रीजन होता है। अब ऐसे मान लीजिए कि हमारी क्रस्ट है, ठीक। अब यहाँ से नीचे से लावा फोर्स मारता है, मतलब क्रस्ट हमारी है, और ऊपर आने की कोशिश करता है। तो अगर वो यहाँ पे दरार बनाएगा, और ये समुद्र के अंदर है, मतलब इधर पानी है, पूरा पानी भरा हुआ है, ये ओशनिक क्रस्ट है हमारा, ठीक है। तो मैं इसको मिटा के दोबारा बनाता हूँ। जो शेप है वो कुछ इस तरह बनेगा, मतलब मान लीजिए ये पानी है, ठीक है, ये पानी है, और ये पोर्शन और ये पोर्शन, ऊपर पानी है लेकिन नीचे से, मतलब पहले पूरा एक था ये, तो नीचे से लावा निकल कर इधर इधर, क्योंकि पानी में ठंडा होने की वजह से ऊपर नहीं जा पाएगा, यहाँ ये जमेगा। तो जो जमीन का हिस्सा एक था वो बीच में दरार पड़ी, दरार पड़ने की वजह से लावा इसको इधर पुश करेगा, इधर पुश करेगा, मतलब बीचों बीच में, मतलब इस तरह से, इसलिए इसे मिड ओशनिक रीजेस भी कहा जाता है। तो ये जो यहाँ पे लावा जमा होगा एक प्रकार से, ऊपर पानी है जो आपको पानी की वजह से आपको दिखाई नहीं देगा, नीचे सारी हलचलें हो रही हैं। तो इसे कहते हैं कि समुद्र तल का, यानी सी के फ्लोर का स्प्रेड होना, इस साइड में, इस साइड में। क्योंकि ये जो लावा यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, ये क्या करेगा कि ये जो पोर्शन है क्रस्ट का, इसकी लेंथ को बढ़ा देगा, एक प्रकार से इसकी लेंथ को बढ़ा देगा। ये काम बराबर चल रहा है, ऐसे लंबाई में चलता चला जा रहा है, ऐसे ऐसे। जो मैंने रीज आपको दिखाई थी, बीच में लावा का उद्गार निकल रहा है ऐसे पानी के अंदर, ऊपर पानी है दिखाई नहीं देता, इसे कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो ऐसे एक हॉट स्पॉट के ऊपर से जब, जैसे यूनियन आइलैंड कहा जाता है, जब इंडियन प्लेट गुजरी तो यहाँ पर फिर इरप्शन देखने को मिले, और 3 बार इरप्शंस हुए हैं इसकी इस जर्नी के दौरान, और फिर डेक्कन ट्रैप बना। मेरे ख्याल से आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब एक ब्लैंक मैप में हम सब कुछ भर देते हैं। देखिए, यह है ब्लैंक मैप, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। तो अब आपको मैप बड़ा दिखाई दे रहा होगा, साफ दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले हम पिकअप करते हैं जो पिक्स हैं। तो इधर नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ये देखिए, ये केरला है, ये कर्नाटका है, केरला कर्नाटका और ये तमिलनाडु। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ आपको शो करना है, तो इसी पोर्शन पे आप ध्यान दीजिए। देखिए, मैं पहले पहाड़ी ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद आपको वहाँ की जो पीक है उसे मैं बताता हूँ। तो जब आप पहाड़ी ड्रॉ करोगे तो एक प्रकार से ये इस प्रकार से ड्रॉ होगी, ऐसे करके ऐसे करके। ओके, ज़्यादातर पोर्शन इसका तमिलनाडु में है, केरला में फैला हुआ है। और जब आपको पीक शो करनी हो, बहुत ईजी है, बस इस पोर्शन में यहीं पे आपको पीक को शो कर देना है। अब चूँकि काफ़ी यहाँ पे जगह बच नहीं रही है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा पहाड़ टाइप का बना देता हूँ। तो ये आपकी हो गई दोदा बेटा की चोटी, जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर है, और इसकी जो ऊंचाई है 2637 मीटर। अब आते हैं केरला में। केरला में यहाँ पर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, और ये जो पोर्शन आपको ऊपर उठा हुआ मिल रहा है, यहीं पर आपको शो करना है ऐसे करके आपको अनाईमुदी, जो कि सबसे ऊंची चोटी है साउथ इंडिया में, पेनिनसुलर प्लेटो की भी, और ये वेस्टर्न घाट में है। और इसकी कितनी हाइट है, वो है 2695 मीटर। और ये है तमिलनाडु में, दोदा बेटा, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। इस पहाड़ियों पर ये है नीलगिरी की पहाड़ियों पर, नीलगिरीज। और ये जो अनाईमुदी है, ये है अन्नामलाई की पहाड़ियों पर। इसके बाद शेवरॉ हिल्स आपको शो करना है, तो शेवरॉ हिल्स आप यहाँ पे शो कर सकते हैं,
सेवराय हिल्स। इसके बाद जहाँ पे चेन्नई है उसके नीचे यहाँ पर आप शो करेंगे जावाडी हिल्स, और महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी आपको यहाँ पे शो करनी, मतलब महेंद्रगिरी पीक यहाँ पर शो करनी है, महेंद्रगिरी। इसकी हाइट दी गई है 1501 मीटर। ये उड़ीसा में है। इधर आपके चिल्का लेक है, उसके नीचे जहाँ पे उड़ीसा खत्म हो रहा है यहाँ पर आपको साउथ ईस्ट में शो करना है। इसके अलावा पूछा गया था ऊटी, तो देखिए ऊटी यही है, जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं यहीं पे ऊटी है, और कोडाई कनाल यहाँ पर है। इन्हीं के बीच में है पालघाट। ये रहा मुंबई, ठीक है। इसी मुंबई के ऊपर आप शो करेंगे थाल घाट, और मुंबई के इधर मतलब अगर आप ऊपर तो इसी के नीचे यहाँ पे शो कर दीजिए आप बोर घाट। ये पाल घाट मैंने आपको बता ही दिया, पाल घाट जो नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में है, और काफ़ी स्पष्ट गैप है। मैं एक छोटा सा मैप दिखाता हूँ इसके लिए। देखिए ये है गैप जो आप देख रहे हैं ना, पलक्काड़ है, तो पलक्काड़ यही पाल घाट हो गया। और ये है अन्नामलाई की हिल्स, ये है नीलगिरी की हिल्स, ये देखिए यहाँ पे ऊटी है, और ये रहा आपका कोडई कनाल। ये पूरी की पूरी नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरी की पूरी क्या है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। इधर मैप पूरा नहीं है, ये जो आप देख रहे हैं ना ये शेवरॉय हिल का हिस्सा है जो नीचे आपको नज़र आ रहा है, ये पच्छमलाई हिल्स हैं। चलिए हम अपने ब्लैंक मैप की तरफ लौटते हैं। वैसे एक मैप ये भी मुझे मिल गया है, क्या आप इसमें पहचान सकते हैं जो जो चीज़ मैंने बताई थी? ये शेवरॉय जावड़ी हिल्स कहाँ पे है, नीलगिरी हिल्स और अन्नामलाई हिल्स, कार्डमम हिल्स कहाँ पे है, और महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ पे है, किस प्रकार से ये नीचे केप कमोरिन तक चला गया है, ये पूरा का पूरा हिस्सा किस प्रकार से आके यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियों पर जो ईस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ हैं वो मिल जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। और हाँ, अगर आपको जो वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट ड्रॉ करने हो तो आप ऐसे ला के शुरुआत कर सकते हैं। बस ये है कि थोड़ा सा यहाँ पे इसको नज़दीक ले आइए आप, यहाँ पे नज़दीकी बनती है, फिर ये थोड़ा चौड़ा हो जाता है जो हमारा कोस्टल एरिया है उससे, और ऐसे ला के नीचे छोड़ दीजिए आप, ठीक है यहाँ पे। और अगर आपको ईस्टर्न घाट शो करना है तो देखिए महानदी का डेल्टा है, चिल्का लेक है, यहाँ से आप उठाइए, लेकिन आपको कोस्टल एरिया से दूर रखना है इसको, ठीक है। आप ऐसे ला के ऐसे करके ला के यहाँ पे छोड़ सकते हैं जहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। तो पूरा मैप वर्क हो गया। बाद में लास्ट में ट्यूटोरियल के हम पूरे चैप्टर का जो भी आपके बुक में मैप स्किल दी गई होगी उसको भी करेंगे, प्लस जो सिलेबस में है 9th के उसको भी करेंगे। और आपको इसके जो भी सॉल्यूशंस चाहिए वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे हमारी, और भी स्टडी मटेरियल हम देने की कोशिश करते रहते हैं, आप नज़र रखिए। सो एंडिंग दिस ट्यूटोरियल हियर, योगेश सेज यू गुड बाय, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।